आपका स्वागत है। यहाँ दिन में लंबी टांगों और रात में पुलिस की कहानियां हैं। नई अमेरिकी थ्रिलर अनटेम्ड पेश है। ये जेम्स वान के शिष्य आर्चीबाल्ड की पहली फिल्म है। फिल्म वान की शैली में है। कुछ दृश्य कंज्यूरिंग यूनिवर्स से प्रेरित हैं। तो किसका इंतजार कर रहे हैं? अपने बेरोजगार दोस्तों को टैग करें, इस थ्रिलर का मजा लें। फिल्म देखने का यह एक शानदार तरीका है। अगर आपके पास बेरोजगार दोस्त नहीं है तो फूल दीदी को टैग करें। पुराने ढंग से संसाधन और कमेंट्री अपडेट होंगे। कहानी एक मानसिक चिकित्सा सत्र से शुरू होती है। अमेरिका के एक शानदार बंगले में एक महिला मानसिक चिकित्सा करवा रही है। वह महिला किम दीदी है, जो एक विशेष मानसिक चिकित्सक है। दूसरे लोग मानसिक सांत्वना देते हैं, लेकिन किम दीदी इसका उल्टा करती है। उनके पास एक खास शक्ति है जो सिर्फ कंबल पर हाथ रखने से काम करती है। एक व्यक्ति के माथे पर स्पर्श से वह दूसरे के मानसिक संसार में जा सकता है। यह इलाज जोखिम भरा होता है, क्योंकि मानसिक दुनिया के खतरे असली दुनिया में आ सकते हैं। जिंजी के इलाज के बाद वह आदमी होश में आ गया। वह राक्षस से परेशान था। जिंजी व्यस्त थी। तभी एक अजीब लड़की क्लिनिक में आई। उसने अपना नाम लैली बताया। वह बहुत घबराई हुई थी, जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। जिंजी की बेटी शाओमी ने उसे अंदर बिठाया। लैली के हाथों पर खरोंच के निशान थे। शाओमी ने सोचा कि शायद उसे प्रताड़ित किया गया था। वह पूछताछ करने वाली थी। तभी लैली उत्तेजित हो गई। लैली ने कहा, कुछ काले चीजें उसे घेरे हैं। वे उसकी आत्मा को निगलना चाहती हैं। शाओमी कुछ कहने वाली थी। लैली ने डर के मारे दूर की ओर इशारा किया। शाओमी ने पीछे देखा। वह काले कपड़े में इंसान था। उसे कुछ भी नहीं पता था। शाओमी चाहती थी कि महिला शांत हो जाए। रहस्यमय तरीके से आने पर लैली उत्तेजित हो गई। वह बोली कि वह चीज शाओमी के पीछे है। बगल के कमरे में जिंजी ने हलचल सुनी। वह लिविंग रूम में आई देखने के लिए। जैसे ही वह बाहर आई, उसने अजीब दृश्य देखा। जिंजी डर गई। वह समझ नहीं पा रही थी। तभी एक आदमी आया। उसने अपना नाम टमाटे बताया। कहा वह लैली का पिता है। उसने कहा उसकी बेटी झूठ बोल रही है, कोई काली चीज नहीं है। शाओमी कुछ कहने ही वाली थी। माँ डे ने लैली को खींचा। वह उसे बाहर ले गया। उसकी क्रूरता देखकर शाओमी को शक हुआ। लैली के हाथों पर चोट थी। उसे लगा लड़की घरेलू हिंसा का शिकार है। वह घरेलू हिंसा का शिकार थी। उसने माँ से मदद मांगी। जिंजी ने उसे गंदी चीज से घिरा देखा। वह लड़ने की ताकत नहीं रखती थी। माँ ने आत्माओं का जिक्र किया। बेटी ने सोचा जिंजी मदद नहीं करना चाहती। उसने माँ को ठंडे दिल की कहा। पिता जैसा न होने का आरोप लगाया। पिता का नाम सुनते ही जिंजी गुस्से में आ गई। शाओमी के पिता भी उस चीज से प्रभावित थे। जब तांत्रिक प्रेत बाधा दूर कर रहे थे, तब दानव ने पति को निगल लिया। पति ने आत्महत्या कर ली। छोटी मी को बस इतना पता था कि उसके पिता ने आत्महत्या की थी। उसकी माँ का रवैया ठंडा था। माँ ने पिता का अंतिम संस्कार जल्दबाजी में किया। छोटी मी नाराज हो गई। माँ बेटी के बीच खटास आ गई। दोनों में बहस हुई। आखिर में दोनों अलग हो गए। जिंजी ने ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी। गुस्से में छोटी मी लैली के घर पहुंची। माड़े आंगन में व्यस्त था और छोटी मी ने पीछे से दीवार पार कर ली। लैली वहां नहीं थी, जिससे वह हैरान रह गई। तभी अलमारी से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। छोटी मी ने कपड़े हटाए। अलमारी के पीछे एक दरवाजा था। उसने ताला खोला। दरवाजे के पीछे सीढ़ी थी। वह नीचे गई। रोने की आवाज बंद हो गई। उसने चारों ओर देखा। लैली नहीं दिखी। उसने सोचा दानव ने उसे पकड़ लिया। तभी दरवाजा खुल गया। पास के लकड़ी के दरवाजे को धीरे धीरे खुलते हुए देखा जा सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लगातार बात कर रहा हो। यह आवाजें निरंतर सुनाई दे रही थी। शाओमी को लगा माँ डे ने उसे यहाँ कैद किया है। वह उसे बचाने के लिए बढ़ना चाहती थी, लेकिन माँ डे अचानक पीछे से आ गया। उसने शाओमी को बेहोश कर दिया। जब शाओमी ने आंखें खोली तो वह अंधेरे कमरे में थी। उसके हाथ पैर लोहे की जंजीरों से बंधे थे। घबराई हुई शाओमी मदद मांगना चाहती थी, लेकिन उसे पीछे से अजीब आवाजें सुनाई। भयानक महिला ने शाओमी को डरा दिया। तभी माँ डे अंदर आया। उसने कहा कि पास वाली महिला पहला बलिदान है, शाओमी दूसरा बलिदान है। कुछ साल पहले रैली पर एक दानव का साया था। माँ डे ने अपनी बेटी की आत्मा बचाने की योजना बनाई। उसने मनोवैज्ञानिक उपचार के बहाने चिकित्सकों को बुलाया। फिर दानव ने उन्हें निगल लिया। दानव ने कई आत्माओं को निगल लिया। उसकी भूख बढ़ रही थी। अपनी बेटी के लिए मार्ग को और लोगों को ढूंढना पड़ा। शाओमी को देखकर लैली को अपराध बोध हुआ। वह चाहती थी कि उसके पिता शाओमी को छोड़ दें, लेकिन मार्ग कैसे मान सकते थे। मार्ग लैली को घर के बाहर ले गए। वे निकलने की तैयारी कर रहे थे।
वे अगले स्थान पर जाकर और लोगों को धोखा देना चाहते थे, लेकिन लाइली श्याओ मेई को खाए जाने नहीं देना चाहती थी। लाइली कैंची लाई, उसने श्याओ मेई को दी। श्याओ मेई भागने लगी। मार्ड ने उसे पकड़ लिया। लाइली ने रोकने की कोशिश की, तभी बंधन से मुक्त महिला आ गई। अफरा तफरी में मार्ड की बंदूक चल गई। गोली लाइली को लग गई। श्याओ मेई उसे बचाने लगी। जैसे ही उसने लाइली को गले लगाया, उसके दिमाग में भयानक दृश्य आने लगे। भयानक दृश्य देखकर श्याओ मेई डर गई। वह घबराकर पुराने घर से भागी। बाहर निकलते ही उसकी मुलाकात जिंग जी से हुई। एक हत्या हुई। किम जी को पता चला। उन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस के आने से पहले माड़े गायब हो गया। पुलिस ने श्याओ मेई को ढूंढा। वे कल की घटना जानना चाहते थे। जैसे ही श्याओ मेई ने बोलना शुरू किया, उसने पुलिस के पीछे किसी को देखा। श्याओ मेई की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसे घर भेज दिया गया। किम जी ने तुरंत समझ लिया कि श्याओ मेई पर बुरी आत्मा का साया था। उन्होंने अपने दोस्त को बुलाया। श्याओ मेई की चेतना में प्रवेश करना था। सब तैयार हो गया। किम जी ने अपनी उंगली श्याओ मेई के माथे पर रखी और मंत्र पढ़ा। मंत्र का असर हुआ। किम जी श्याओ मेई की चेतना में आ गईं। उन्होंने आंखें खोली। दीवारें काली बेलों से ढकी हुई थी, जो ऊपर से नीचे तक फैली हुई थी। किम जी ऊपर देखना चाहती थी, लेकिन तभी कुछ ने उन्हें खींच लिया। दोस्त तुरंत उठ गया। उसने किम जी का हाथ हटाया, एक थप्पड़ मारकर, और अनुष्ठान को रोक दिया। किम जी को दुष्ट आत्मा से डर लगने लगा। वह छोटी मी की परेशानी जानने के लिए अस्पताल गई। वहां उसने मुख्य चिकित्सक से मुलाकात की। डॉक्टर ने बताया कि छोटी मी और मैरी दोनों के साथ ऐसा ही हुआ था। मैरी ने कहा कि उसके शरीर में कुछ है जो उसकी आत्मा को निगल रहा है। डॉक्टर ने मैरी की जांच की, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं पाया। एक हफ्ते बाद मैरी की रहस्यमय मौत हो गई। किम जी को नहीं पता था कि छोटी मी घर में बेहोश थी। वह हर जगह खोज रही थी। तभी छोटी मी जाग गई। उसने अजीब आवाजें सुनी। वह नीचे गई। उसने देखा कि फ्रिज के पीछे से हाथ बाहर आ रहे थे। जब किम जी घर लौटी, उसने देखा कि उसकी दोस्त बेहोश पड़ी थी। छोटी मी कहीं नहीं थी। किम जी ने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस प्रमुख को शक था कि मार्ड ने छोटी मी का अपहरण किया है। उसने तुरंत कार्रवाई की। पुलिस ने माधे को हर जगह खोजा, पहाड़ियों के पीछे भी। माधे ने श्याओ मेई को जंगल में ले जाकर दफनाने की योजना बनाई। उसने बड़ा गड्ढा खोदा, श्याओ मेई को ताबूत सहित उसमें डाल दिया। जब श्याओ मेई जागी तो उसने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। श्याओ मेई को दफनाने के बाद माधे ने आत्मसमर्पण का निर्णय लिया, लेकिन पुलिस ने पूछा, माधे ने श्याओ मेई का पता नहीं बताया। श्याओ मेई को खोजने के लिए जिंजी ने सब कुछ अनदेखा किया। वह पूछताछ कक्ष में आई। वह माधे की चेतना में घुस गई। जंगल में उसने देखा श्याओ मेई जिंदा दफनाई गई है। जिंजी को अपनी बेटी का पता चला। वह पुलिस स्टेशन से बाहर आई। माधे की कार से फावड़ा लिया, फिर दोस्तों के साथ जंगल पहुंची। कार के निशान देखे। वे जल्दी श्याओ मेई के पास पहुंची। कुछ मिनट खुदाई की। जिंजी और उनके दोस्त पहाड़ी से नीचे आए। उसने लकड़ी का पल्ला खोला। छोटी मी बेहोश पड़ी थी। उसके चेहरे पर काले निशान थे। जिंजी ने उसे जगाने की कोशिश की। छोटी मी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मित्र ने अस्पताल ले जाने का सुझाव दिया। जिंजी ने सोचा कि समय नहीं है। उसने मित्र से कहा कि वह रक्षा करे। वह छोटी मी की चेतना में प्रवेश करना चाहती थी। उसने अपनी उंगली छोटी मी के माथे पर रखी और मंत्र पढ़ा। अगले ही पल जिंजी छोटी मी की चेतना में प्रवेश कर गई। अंदर जाते ही उसने देखा कि काले बेलों ने छोटे घर को घेर रखा था। जिंजी ने समय बर्बाद नहीं किया। बेलों का पीछा करते हुए वह अटारी तक पहुंच गई। अटारी के प्रवेश द्वार को देखते ही वह ठिठक गई। वहीं उसके पति ने फांसी लगाई थी। हालांकि अपनी बेटी को बचाने के लिए फिर भी उसने ऊपर जाने का फैसला किया। जैसे ही वह ऊपर पहुंची, उसने देखा उसके पति का शव दरवाजे पर लटका हुआ था। तभी कोने से एक हलचल हुई। जिंजी ने मुड़कर देखा। शैतान अटारी के कोने में खड़ा था। शैतान ने उसका गला दबा दिया। लेकिन जैसे ही शैतान ने झपटा, जिंजी ने जल्दी से बटन दबाया। अगले ही पल जिंजी शैतान की दुनिया में थी। यह जगह खून से लथपथ थी। शैतान अपने सिंहासन पर बैठा था। उसने देखा कि जिंजी आ गई है। शैतान ने आवाज लगाई। अनगिनत बेलें जिंजी को जकड़ने लगी। वहीं शाओमी की दुनिया में शैतान द्वारा भ्रमित शाओमी जाग गई। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने देखा कि उसकी माँ और शैतान अटारी में लड़ रहे थे। शाओमी ने अपनी माँ को तड़पते देखा और मंत्र तोड़ने की कोशिश की,
लेकिन उसकी माँ की आत्मा शैतान ने कैद कर रखी थी। माँ के दर्द को देखकर शाओमी को एक उपाय सूझा। उसने भी शैतान की दुनिया में प्रवेश किया। अंदर जाकर उसने देखा कि शैतान उसकी माँ को निगल रहा था। शाओमी ने पास पड़ी भाला उठाई और शैतान के सीने में घोंप दी। इस बीच वेदों से मुक्त हुई जिंजी ने भी कुल्हाड़ी उठाई। माँ बेटी के हमले से शैतान के टुकड़े हो गए। शैतान के मरते ही जिंजी भी जाग गई। यह 2025 की नवीनतम डरावनी फिल्म का सारांश था। फिल्म का पहला भाग ठीक था, लेकिन अंत थोड़ा कमजोर लगा। तो दोस्तों, आज की समीक्षा यहीं समाप्त होती है। अगली बार फिर मिलेंगे।